स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने गुरुकुल 24 चैनल की सुपर 10 सीरीज। अगर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो आप बिल्कुल सही जगह उपस्थित। आज तारीख 10 अक्टूबर, क्या कुछ है खास आज हमारे लिए सभी के लिए। आइए हम जानते हैं, एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने कितने कार्बनिक प्रदूषण के वर्गीकरण की मंजूरी दी है? तो 7। तो आइए हम जानते हैं ये कार्बनिक प्रदूषण क्या होते हैं और हम एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बनिक प्रदूषण में, इसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। इकोलॉजी सिस्टम के बारे में जब सबसे पहले अपन देखते हैं तो ये दो भागों में बांटे होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। इन दो चीज़ों से जो बनता है वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन शामिल होते हैं। वहीं अजैविक घटन में बात कर लेते तो कुछ कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जैविक घटक की बात करते हैं तो उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक जिसके अंतर्गत जो आते हैं उसमें वनस्पति को शामिल किया जाता है। वहीं उपभोक्ता की बात कर लेते हैं तो उपभोक्ता 3 श्रेणी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड नंबर पर द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरे नंबर पर तृतीयक उपभोक्ता और चौथे नंबर पर सर्वाहारी जो मनुष्य शामिल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये प्रश्न जो हमारे लिए बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो उत्पादक होता है, उत्पादक जिसमें के अंतर्गत हरी घास शामिल की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो उपभोक्ता होता है पहली श्रेणी का उपभोक्ता है जिसमें छोटे छोटे, जिसे प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। जो प्राइमरी कंज्यूमर जिसके अंतर्गत छोटे छोटे जीव आते हैं जो हरी घास को खाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं तो सेकेंड उपभोक्ता जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। और बात कर लेते हैं थर्ड कंज्यूमर की बात कर लेते हैं जिसके अंतर्गत पक्षी शामिल किए जाते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर ये प्रश्न जो है हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि अभी ये जो हाल ही में जो फोटो बनाई हुई है ये गिद्ध की है। देखा गया है कि गिद्धों की संख्या में लगातार कमी होती देखी गई है। आखिर ऐसा क्यों, जो गिद्धों की संख्या को कमी देखा गया है? आइए हम इन सब चीज़ों की बातों को एक एक करके देखते हैं और ऐसा क्यों है। तो पारिस्थितिक तंत्र को तो मैंने आप सभी को अभी बता ही दिया। अब देखते हैं गिद्धों की संख्या। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो हरी घास होती है वो कुछ छोटे छोटे जानवरों के द्वारा खाई जाती है, कुछ कीट हो गए, खरगोश हो गए, इनके द्वारा खाई जाती है और चूहों के द्वारा। वहीं जो होते हैं प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता जो अपना जीवन यापन, अपना मतलब जो ऊर्जा होती है वो घास के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और सेकंड जो उपभोक्ता होते हैं वो अपनी ऊर्जा को प्राथमिक श्रेणी के कंज्यूमर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे लास्ट तीसरे थर्ड श्रेणी के उपभोक्ता में गिद्धों को शामिल किया जाता है। तो देखा जाए तो अभी हाल ही में क्या देखा गया है कि गिद्धों की संख्या में कमी देखी गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है गिद्धों की संख्या में। तो गिद्ध जो होता है वो कुछ जानवर होते हैं, उनके मर जाने के बाद गिद्ध अपना भोजन करता है जो सड़े हुए रहते हैं। तो अभी कुछ समय पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर जैसे मान लो एक कोई जानवर होता है, अगर उसको कोई भी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके माध्यम से उस जानवर की बीमारी को ठीक किया जाता है। उस इंजेक्शन को डाइक्लोफिनेक के नाम से जाना जाता है। उस इंजेक्शन के माध्यम से क्या होता है कि एक जानवर को ठीक किया जाता है। लेकिन जो डाइक्लोफिनेक होता है वो जानवर के शरीर में जाकर उनके पाचन के क्रिया में काम नहीं करता है और वो इकट्ठा होता रहता है। लेकिन जब वो जानवर की मृत्यु हो जाती है और जब उसी जानवर को किसी तीसरा उपभोक्ता के द्वारा खाया जाता है तो वो जो डाइक्लोफिनेल होता है वो तीसरे में स्थानांतरित हो जाता है और इसी की वजह से हाल ही में गिद्धों की संख्या में कमी देखी गई है। अब मैं आपको कुछ वजह बताना चाहता हूँ। जो जानवरों में जो ये डाइक्लोफिनेल इकट्ठे होके रखा रहता है उसे वायु एक्यूमुलेशन के नाम से जाना जाता है। जो जानवरों में इकट्ठा होकर रखा रहता है उसे वायु एक्यूमुलेशन के नाम से जाना जाता है। और वहीं जब ये गिद्धों में पहुंच जाता है या फिर पक्षियों में पहुंच जाता है तो उसे बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो आप याद करके रखिएगा कि जो गायों में जानवर इंजेक्शन लगाने के बाद जो डाइक्लोफिनेल का इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी वजह से जो उनके में रखा हुआ रहता है, मतलब जो रसायन उनके में रखा रहता है उसे वायु एक्यूमुलेशन के नाम से जाना जाता है। और जब वो पक्षी
मरी हुई गाय को या फिर किसी भी जानवर को खा लेता है तो ये बायोमैग्निफिकेशन गिद्धों में पहुंच जाता है और यही ऊर्जा के माध्यम से पहुंच जाता है। अब ये जो हम देख रहे हैं कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसे ही हम जो बोलते हैं, उसे खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक से दूसरी श्रेणी के माध्यम से किया जाता है। तो मैं बता दूं आप सभी को कि खाद्य श्रृंखला का जनक किसे कहा जाता है? लिंडमैन को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला का जनक किसे? लिंडमैन को कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि गिद्धों की संख्या में काफ़ी कमी को देखी गई है। इसके चलते जो अभी वर्तमान में जो कुछ 7 कार्बनिक पदार्थ अपघटन होते हैं उनमें कमी की देखी गई, बैन किया गया है। 1972 में इसका आयोजन किया, स्टॉकहोम सम्मेलन एक हुआ था 1972 में, जिसके तहत ये जो 7 कार्बनिक प्रदूषण हैं इनको बैन करने की बात कही गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर है 88वां। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 88वां दिवस मनाया है। लेकिन आप सभी पूछेंगे कि भारत तो आज़ाद तो 1947 के बाद हुआ था, तो फिर ये 88वां स्थापना दिवस कैसा हो गया? तो मैं आप सभी को बता दूं कि वायुसेना की स्थापना 1932 में की गई थी। 1932 में की गई थी, जिसके तहत पहले ये ब्रिटेन की रॉयल नाम से जानी जाती थी, लेकिन 1950 के बाद इसका नाम इंडिया वायुसेना, भारतीय वायुसेना किया गया है। तो वायुसेना का वाक्य क्या होता है? नव स्पर्श दीप्तम, ये वायुसेना का वाक्य है। ठीक है, नव स्पर्श दीप्तम, इसे वायुसेना का वाक्य कहा जाता है, भारतीय वायुसेना। चलिए अब हम वायुसेना की कुछ मुख्यालय को देख लेते हैं। तो इसका पूर्वी मुख्यालय जो होता है वो मेघालय की कैपिटल शिलोंग में है, और इसका पश्चिमी जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, और उसका दक्षिण पश्चिम मुख्यालय गांधीनगर में है। वहीं बात कर लेते हैं तो दक्षिण ये जो कमांड होती है वो दक्षिणी कमांड जो होती है वो होती है अपनी ये कोयम्बटूर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दिनेश खरा को। स्टेट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। तो अभी हाल ही में किसे अध्यक्ष चुना गया? दिनेश खरा को चुना गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में साहित्य का नोबेल लुईस गुल्लक को प्रदान किया गया है। ये कौन है? ये एक कवित्री हैं, लुईस गुल्लक, इनको प्रदान किया है। ये कवित्री है, इन्होंने अभी तक जो कविता पढ़ी हुई है बिना गलती किए हुए कविता पढ़ी हुई है, इसलिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है कवित्री को, जिनका नाम है लुईस गुल्लक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर किसे चुना गया है? तो राजेश्वर राम को चुना गया है, राजेश्वर राम को चुना गया। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राम को चुना गया है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। छठवां अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पिरूल के बिजली उत्पादन केंद्र करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना हुआ है? तो उत्तराखंड बना हुआ है। जो किससे बिजली का उत्पादन करेगा? पिरूल एक पौधा होता है जिसके बिजली को उत्पादन करने में पहले स्थान पर है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। और नेशनल पार्क कौन कौन से? राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बोनेट और नन्दा देवी। जिम कार्बोनेट जो नेशनल पार्क है वो सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट यहीं पर लाया गया था 1974 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो टोक्यो में आयोजित की गई थी। क्वाड की बात कर लेते हैं। क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल होता है? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये 4 देश मिलकर क्वाड समूह का निर्माण करते हैं। इनकी बैठक टोक्यो में आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 कब मनाया गया है? तो नौसेना मतलब होता है, नौसेना मतलब जल सेना। जल सेना की बात कर लेते हैं तो विशाखापट्टनम में मनाया गया। तो जल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1830 में इसकी स्थापना की गई थी। ऐसा माना जाता है कि चोलों के पास सबसे अच्छी जल सेना थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1830 में इसकी स्थापना की गई थी। बात कर लेते हैं तो जल सेना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी होती है? तो INS चक्र प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो प्रथम पोत कौन सा होता है? तो प्रथम पनडुब्बी कौन सी होती है? तो प्रथम पनडुब्बी जो होती है INS कावेरी होती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। कहाँ पे की गई है? तो ये ट्विटर में की गई है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तमिलनाडु या फेसबुक या किसी राज्य में नहीं की गई है। ये इन्होंने जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे की है? ट्विटर में की है हाल ही में जन आंदोलन, जिसके लिए कोरोना से संबंधित जो बचाव के उसमें कही गई है बातें। हाल ही में युद्ध स्मारक का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो हाल ही में युद्ध स्मारक का निर्माण पूर्वी लद्दाख में क्षेत्र में किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के सुपर 10 सीरीज में। हमारा
पूरा समाप्त होता है। हमारा चैनल है गुरुकुल 24। अगर ये आपको फैक्ट अच्छे लगे हों तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, हमारे द्वारा लाइव क्लासेस, सुपर 10 करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।